अच्छा जी, बजटेड ओवरहेड एप्लीकेशन रेट, 3 डिपार्टमेंट्स, तीनों की उसने हमें बेसिस दी हुई है। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिपार्टमेंट ए। पार्ट ए में हमें ओवरहेड एप्लीकेशन रेट डिटरमिन करने हैं। लेट्स स्टार्ट विद डिपार्टमेंट ए। डिपार्टमेंट ए के लिए जो हमारा फार्मूला बनेगा दैट विल बी बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड विद बजटेड मशीन आवर्स। मशीन आवर बेसिस पे ओवरहेड एप्लीकेशन रेट हमने निकालना है। तो ये हमारा फार्मूला है, इसमें वैल्यूज़ फीड करें। उसने कहा जी डिपार्टमेंट ए के बजटेड ओवरहेड्स आर ₹5 मिलियन और डिपार्टमेंट ए के बजटेड मशीन आवर्स 400,000 मशीन आवर्स। जहन में रखिएगा, उसने आपको एक्चुअल आवर्स भी दिए हुए हैं, एक्चुअल कॉस्ट भी दी हुई हैं, एक्चुअल लेबर आवर्स भी हैं। हमने बजटेड मशीन आवर्स पिक करने हैं। आवर्स को नहीं सिर्फ देखना, हमने बजटेड देखने हैं और मशीन आवर्स देखने हैं। सो राइट वैल्यू पिक करने में केयरफुली काम किया करें। अक्सर बच्चों की टेंडेंसी होती है कि वो रश करते हैं डाटा के ऊपर। फॉर एग्जांपल, आपने कहा मुझे मशीन आवर्स चाहिए, बस मशीन आवर्स जहाँ लिखे नजर आए पड़े नजर आए उठा लिए, विदाउट रियलाइजिंग कि हमें बजटेड मशीन आवर्स चाहिए। क्वेश्चन में एक्चुअल मशीन आवर्स भी अवेलेबल हैं। सो वी हैव टू बी केयरफुली काम कीजिए। इसीलिए पहले फार्मूला लिखा गया, हमें नज़र आ जाए हमें क्या इन्फॉर्मेशन पिक करनी है। तो क्या आया जी यहाँ से रेट 12.5 पर मशीन आवर। ये जी हमारा डिपार्टमेंट ए का एप्लीकेशन रेट आ गया। डिपार्टमेंट बी का जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा जी, इसकी एब्जॉर्प्शन बेसिस है लेबर आवर। दैट विल बी बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड विद बजटेड लेबर आवर्स। ये डिपार्टमेंट बी की ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का फार्मूला बनेगा। डिपार्टमेंट बी के बजटेड ओवरहेड्स कितने हैं? लिखा जी फॉर डिपार्टमेंट बी बजटेड ओवरहेड्स फॉर डिपार्टमेंट बी एट 15% ऑफ लेबर कॉस्ट। डिपार्टमेंट बी के बजटेड ओवरहेड्स 15% ऑफ लेबर कॉस्ट के बराबर हैं। कौन सी लेबर कॉस्ट, एक्चुअल या बजटेड? मस्ट बी बजटेड। एक्चुअल कॉस्ट तो साल के एंड में पता लगती है ना, हम तो साल के शुरू में सारी वर्किंग कर रहे हैं, तो साल के शुरू में तो बजटेड लेबर कॉस्ट अवेलेबल होगी। तो हम बजटेड लेबर कॉस्ट अगर इसकी देखें, डिपार्टमेंट बी की लेबर आवर 500 हैं, 500 लेबर आवर्स हैं और लेबर का रेट है 120। ये बजटेड लेबर कॉस्ट होगी। दिस इज बजटेड लेबर कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट बी। इसका 15% बजटेड, सॉरी 15 है कितना, हाँ 15% बजटेड ओवरहेड्स हैं। ये जी बजटेड ओवरहेड्स हो गए डिवाइडेड विद बजटेड लेबर आवर्स 500,000 लेबर आवर्स। तो यहाँ से रेट ले सकते हैं आप, बजटेड ओवरहेड्स डिवाइड विद बजटेड लेबर आवर्स ₹18 पर लेबर आवर। ये जी डिपार्टमेंट बी का ओवरहेड एप्लीकेशन रेट आ गया, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ गया। फार्मूला बेसिक्स हमें पता है जी, बजटेड ओवरहेड डिवाइड विद बजटेड एक्टिविटी। उस फार्मूले को हमने यहाँ पे अप्लाई किया। अच्छा जी डिपार्टमेंट सी का उसने कहा जी एज अ परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट। वैसे तो इसका फार्मूला बनता है डिपार्टमेंट सी का, मैं अगर फार्मूला आपसे शेयर करूं, फार्मूला वुड बी बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड विद बजटेड प्राइम कॉस्ट। ठीक है, और रेट नॉर्मली निकालना है तो एज अ परसेंटेज इसको रेट ऐसे मेजर किया जाता है। दिस विल बी द फार्मूला। अगर आपको ओवरहेड को एज अ परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट एब्जॉर्ब करने हैं तो बजटेड ओवरहेड्स डिवाइड विद बजटेड प्राइम कॉस्ट, दिस इज द फार्मूला। लेकिन यहाँ पे उसने हमें रेट डायरेक्टली दिया हुआ है, हमें कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसने हमें बताया हुआ है कि डिपार्टमेंट सी का ओवरहेड एप्लीकेशन रेट क्या है, 5% ऑफ प्राइम कॉस्ट। वी डोंट हैव टू कैलकुलेट, इवन आई डिड नॉट हैव टू राइट दिस फार्मूला हेयर, इसकी भी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, क्योंकि डिपार्टमेंट सी का रेट उसने हमें बताया हुआ है कि एब्जॉर्प्शन रेट क्या है, 5% ऑफ प्राइम कॉस्ट।
रेट हमें चाहिए था वो 5% ऑफ प्राइम कॉस्ट मिल गया है। सो डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, तीनों डिपार्टमेंट के ओवरहेड एप्लीकेशन रेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। फार्मूला मैंने सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, याद दहानी के लिए यहाँ पे लिखा, अदरवाइज इट वाज नॉट रिक्वायर्ड हियर बिकॉज रेट वाज रेडीली अवेलेबल। अगर रेट हमें ना दिया जाता, हमें ये इन्फॉर्मेशन दी जाती, तो हम इस फार्मूले की मदद से रेट निकाल लेते। हमें तो रेट पहले ही दे दिया गया, वो हमें बता देता कि ये बजटेड ओवरहेड इतने मिलियन है और बजटेड प्राइम कॉस्ट इतनी है, तो हम रेट निकाल लेते इस फार्मूले की मदद से। उसने तो हमें रेडीली रेट ही दे दिया, तो वी वर नॉट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एनी कैलकुलेशन फॉर दिस डिपार्टमेंट। जी जनाब, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? वी आर डन विद पार्ट ए। पार्ट बी, डिपार्टमेंटल एंड टोटल कॉस्ट पर यूनिट। तीनों डिपार्टमेंट की कॉस्ट पर यूनिट लेनी है और उस कॉस्ट पर यूनिट को हमने सम कर देना है। कॉस्ट पर यूनिट, टोटल एंड डिपार्टमेंटल, एक्चुअल कॉस्ट फॉर ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, एक्चुअल कॉस्ट फॉर ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। एक्चुअल कॉस्ट लेने का तरीका क्या जी? हमें डाटा गिवन है, हमें एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट अवेलेबल है, एक्चुअल लेबर कॉस्ट अवेलेबल है और एक्चुअल ओवरहेड्स भी अवेलेबल है। ये सारा डाटा इस क्वेश्चन में हमें अवेलेबल है। सो अगर हम एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट लें, एक्चुअल लेबर कॉस्ट लें, लेबर कॉस्ट को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसकी जगह मैं यहीं पे छोड़ देता हूं, और एक्चुअल ओवरहेड्स लें, तो यहाँ से हमें टोटल एक्चुअल कॉस्ट मिल जाएगी। और इसको हम अगर डिवाइड कर दें एक्चुअल प्रोडक्शन से, तो हमें कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगी। ये कॉस्ट पर यूनिट डिपार्टमेंट वाइज होगी और फिर इसको सम कर देंगे तो कॉस्ट पर यूनिट टोटल आ जाएगी। हमसे दो चीज़ें उसने मांगी हैं। उसने कहा जी कॉस्ट पर यूनिट डिपार्टमेंट वाइज बताइए और टोटल भी बताइए। दिस इज़ आवर फॉर्मेट जिसको हमें यूज़ करना है। एक्चुअल कॉस्ट डिपार्टमेंट वाइज क्या आ रही है और टोटल क्या आ रही है। उसका तरीका क्या है, हमको टोटल एक्चुअल कॉस्ट लें, यूनिट से डिवाइड कर दें तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, डिपार्टमेंट वाइज भी आ जाएगी, फिर हम टोटल ले लेंगे। वैल्यूज़ रुपीज़ इन मिलियन में है, तो हम सारा डाटा यहाँ से रुपीज़ इन मिलियन में ही डील करते हैं। एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट कितनी है जी? ए की 80, बी की 150, सी की 120। ये है जी हमारे पास एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। अब हमें चाहिए एक्चुअल लेबर कॉस्ट। एक्चुअल लेबर कॉस्ट इज इट अवेलेबल? कैसे निकाल सकते हैं? हमें एक्चुअल लेबर कॉस्ट नहीं दी गई, हमें एक्चुअल लेबर आवर्स गिवन है। एक्चुअल लेबर आवर से एक्चुअल लेबर कॉस्ट निकालनी हो, क्या तरीका है? एक्चुअल लेबर आवर को किससे मल्टीप्लाई करें? लेबर रेट से। क्या हमें एक्चुअल लेबर रेट अवेलेबल है? यस सर, अच्छी बात है, मुझे नजर नहीं आता कहाँ पे है एक्चुअल लेबर रेट। किधर है एक्चुअल लेबर रेट? किधर है? किसको नजर आ रहा है यहाँ पे एक्चुअल लेबर रेट? इधर से नजर आया था, पीछे से किसी को? किसको नजर आया था एक्चुअल लेबर रेट यहाँ पे? अभी थोड़ी देर पहले मैंने जुमला बोला, जो वैल्यू चाहिए उसको ढूंढो। लेबर रेट चाहिए तो लेबर रेट को ना पकड़ो जाके। पूरा जुमला देखो मैं क्या बोल रहा हूं, हमें चाहिए एक्चुअल लेबर रेट। लुक फॉर एक्चुअल लेबर रेट। हो सकता है इस क्वेश्चन में एक्चुअल भी दिया जाता, बजटेड भी दिया जाता। हो सकता है बजटेड 120 है, एक्चुअल उसने 125 दिया होता, तो आप सिर्फ लेबर रेट उठा लोगे तो गलत उठा के चले जाओगे। पूरी डिस्क्रिप्शन जहन में लाओ कि विच इंफॉर्मेशन डू यू नीड। आपको एक्चुअल लेबर आवर्स चाहिए, एक्चुअल लेबर आवर्स, बजटेड नहीं चाहिए। यहाँ पे बजटेड भी अवेलेबल है क्योंकि हम एक्चुअल लेबर कॉस्ट की तरफ जा रहे हैं। एक्चुअल लेबर कॉस्ट आती है एक्चुअल लेबर आवर्स इनटू एक्चुअल लेबर रेट। एक्चुअल लेबर आवर्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए, एक्चुअल लेबर रेट नहीं अवेलेबल।
सिर्फ बजटेड लेबर रेट अवेलेबल है। अब हमें पता है हमें एक्चुअल लेबर रेट चाहिए, एक इंफॉर्मेशन हमें चाहिए विच इज नॉट अवेलेबल इन द क्वेश्चन। ऐसी सूरत में या तो हमें कोई तरीका बताया उसने कि भाई एक्चुअल लेबर रेट कितना होगा, हो सकता है वो यहां पे कह देता एक्चुअल लेबर रेट बजटेड से 10% ज्यादा होगा, तो आपको एक्चुअल लेबर रेट मिल गया ना, बजट में 10% ऐड कर दो। हो सकता है वो कह देता एक्चुअल लेबर रेट बजट से 5% कम होगा, एक्चुअल लेबर रेट मिल गया आपको। यू मस्ट कीप दिस थिंग माइंड, यू नीड एक्चुअल रेट। अब उसने कुछ नहीं बताया, साइलेंट है, बट हमें एक्चुअल रेट चाहिए, तो वी हैव नो ऑप्शन बट टू अज्यूम कि एक्चुअल बजटेड के बराबर ही होगा। फिर हमें एक्चुअल रेट चाहिए, क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है, तो इस तरह की सूरत में आपको बाज़ का अजम्पशन भी लेनी पड़ेगी। बी प्रिपेयर्ड, इस तरह के सवालों में आपको अज्यूम करना पड़ेगा, जैसे ये हम अजम्पशन यहाँ पे ले रहे हैं, भाई हमें एक्चुअल रेट चाहिए, एक्चुअल रेट क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है, हाँ बजटेड रेट अवेलेबल है। बजट होता है अंदाज़ा, एक्चुअल जो असल खर्चा हम पे करेंगे, हमें असल खर्चा नहीं पता तो हम अज्यूम कर लेंगे भाई जो अंदाज़ा था वो ठीक ही था। दिस इज़ आवर बेसिक अजम्पशन। तो हम यहाँ पे जो इस अजम्पशन के तहत ये एक नोट लिख देंगे कि भाई हम अज्यूम कर रहे हैं एक्चुअल रेट बजटेड रेट के बराबर है। इसके बाद हम एक्चुअल लेबर कॉस्ट डिटरमिन कर लेंगे 0.25 मिलियन लेबर आवर्स, अब क्योंकि हम मिलियन में वैल्यूज़ ले रहे हैं ना, इंटू 120, ये डिपार्टमेंट ए आ गया, सॉरी 0.22 और ये डिपार्टमेंट ए आ गया। डिपार्टमेंट बी के लेबर आवर्स हैं 0.53 मिलियन इंटू 120 और डिपार्टमेंट सी के लेबर आवर्स हैं 0.24 मिलियन इंटू 120। तो डिपार्टमेंट ए की लेबर कॉस्ट क्या बनी, 120 इंटू 0.22 26.40, 120 इंटू 0.53 63.6 और 120 इंटू 0.24 28.80। ये जी हमारे पास एक्चुअल लेबर कॉस्ट की फिगर आ गई। हमने एक नोट छोटा सा लिख देना है इसके वर्किंग्स में कहीं नीचे कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक्चुअल लेबर रेट एब्जॉर्ब्ड बजटेड लेबर रेट के बराबर है। एक छोटा सा नोट लिखेंगे, उसके बाद लेबर की हम कॉस्ट की कैलकुलेशन कर लेंगे। एक्चुअल ओवरहेड्स चाहिए, वो फिगर हमें रेडीली अवेलेबल है। एक्चुअल ओवरहेड फॉर डिपार्टमेंट ए बी सी आर 5.35, 8.9, 7.45। लीजिए सम कीजिए इन वैल्यूज़ का। डिपार्टमेंट ए की टोटल कॉस्ट कितनी बनी, 111.75। डिपार्टमेंट बी की टोटल कॉस्ट 222.50 जी। डिपार्टमेंट सी 156.25। ये जी तीनों डिपार्टमेंट्स की टोटल कॉस्ट आ गई। और एएल प्रोड्यूस 3.57 मिलियन यूनिट्स ड्यूरिंग द पीरियड। 3.57 हम यहाँ पे प्रोडक्शन भी यूनिट्स इन मिलियन ले लेते हैं, ऊपर डाटा सारा मिलियन में है, तो ये 3.57 3.57 3.57 टोटल प्रोडक्शन 3.57 है। तो इसका मतलब तीनों डिपार्टमेंट से निकल के यूनिट्स फाइनल होता है ना, तो हर डिपार्टमेंट से 3.57 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं, तो ही टोटल प्रोडक्शन हमारी 3.57 मिलियन आई है। तो हमने हर डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट को 3.57 से डिवाइड करना है, तो डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट पर यूनिट आएगी। और ये जो कॉस्ट पर यूनिट आएगी, या ख्याल कीजिएगा डाटा हैंडलिंग राउंडिंग ऑफ हुई भी है, ये भी मिलियन में है, ये भी मिलियन में है, तो जो कॉस्ट आएगी वो रुपीज़ में आएगी। डाटा हैंडलिंग जब राउंडिंग ऑफ हुई हो तो यू नीड टू हैव गुड कमांड ओवर डाटा हैंडलिंग। मिलियन में रुपीज़ को मिलियन में यूनिट से डिवाइड कर दोगे तो मिलियन मिलियन उड़ जाएगा, पीछे कॉस्ट आपकी रुपीज़ में आने वाली है। कितनी है जी, 2 डेसिमल तक बोलिएगा। 31.30, 62.30, 32, 43.76 और सम कीजिए तीनों का। $137.3, यहाँ से तो 8 नज़र आ रहा है, 38
जी एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट डिपार्टमेंट वाइज एंड टोटल। जी कोई सवाल? ये हमने पार्ट बी को एड्रेस किया। एक्चुअल कॉस्ट चाहिए, सारा डाटा एक्चुअल लिया है हमने। सिंगल प्रोडक्ट फॉलोइंग पर्टेनिंग टू ईच ईयर। कंपनी 3 प्रोडक्शन पार्ट, कंपनी एक प्रोडक्ट बना रही है और 3 डिपार्टमेंट से गुजर के बन रही है, ठीक है। तो इट इज़ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कि व्हेन कंपनी हैज़ 3 डिपार्टमेंट एंड प्रोड्यूसिंग वन सिंगल प्रोडक्ट, देन वन सिंगल प्रोडक्ट मस्ट पास थ्रू ऑल 3 डिपार्टमेंट में भी। एक कटिंग होगा, एक असम्बलिंग होगा और एक फिनिशिंग होगा, तीनों से गुजरेगी तो प्रोडक्ट फाइनल होती है, ठीक है। देयर आर 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जी जनाब, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? 3.57 मिलियन टोटल प्रोडक्शन। सो दिस इज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कि एक कंपनी के अगर एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं और कंपनी एक प्रोडक्ट बना रही है तो वो प्रोडक्ट हर डिपार्टमेंट से पास हो के ही कंप्लीट होगी। तो टोटल प्रोडक्शन 3.57 मिलियन है, तो 3.57 मिलियन पहले डिपार्टमेंट ए से गुजरे होंगे, फिर बी से गुजरे होंगे, फिर सी से गुजरे होंगे, फिर फिनिश गुड बनी होगी। तो ये खर्चा भी 3.57 का है, ये खर्चा भी 3.57 का है, ये खर्चा भी 3.57 का है। डिपार्टमेंट वाइज पर यूनिट खर्चा क्या है और टोटल कॉस्ट पर यूनिट क्या है, ये हमने पार्ट बी को एड्रेस किया। अब बारी आई पार्ट सी की। पार्ट सी में हमसे वो कह रहा है जी आप डिपार्टमेंट वाइज ओवर अंडर एब्जॉर्ब बताइए क्या है। तो उसके लिए हम लेते हैं पहले एक्चुअल ओवरहेड्स। रुपीज़ इन मिलियन में अवेलेबल है हमारे पास। ये 5.35, 8.90, 7.45 और इसके नीचे हम एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कैलकुलेट कर लेते हैं। देन विल कंपेयर ए के एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, बी के एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, सी के ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, एंड देन विल सी कि भाई ओवर हैं या अंडर हैं, एब्जॉर्ब या अप्लाइड एक ही बात है। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड लेने के लिए एब्जॉर्प्शन रेट हमारे पास है, एब्जॉर्प्शन रेट हमारे पास है और इन एब्जॉर्प्शन रेट के मुताबिक हम ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड डिटरमिन करते हैं। डिपार्टमेंट ए के एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड आएंगे एक्चुअल एक्टिविटी इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, एक्चुअल मशीन आवर इनटू 12.5। डिपार्टमेंट ए के ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आएगा जी, एब्जॉर्प्शन आएगी एक्चुअल मशीन आवर 0.34 मिलियन मशीन आवर मल्टीप्लाइड विद 12.50, कितने मिलियन? 4.25। ये डिपार्टमेंट ए के ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड हैं। डिपार्टमेंट बी के ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड लेबर आवर, एक्चुअल लेबर आवर इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट 0.53 मिलियन लेबर आवर्स इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट 18, कितना है जी? 9.54। डिपार्टमेंट सी 5% ऑफ प्राइम कॉस्ट, एक्चुअल प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट होती है डायरेक्ट कॉस्ट, ये प्लस ये आपकी प्राइम कॉस्ट है 120 मिलियन प्लस 28.8 मिलियन, दिस इज योर प्राइम कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट का 5% ऑफ प्राइम कॉस्ट कितना है जी? 7.44। ये जी आपके एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स हैं। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड क्या होते हैं? एक्चुअल एक्टिविटी, मतलब एक्चुअल जो बेस है आपकी, जिसकी ऊपर आपने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट या एप्लीकेशन रेट निकाला है। एक्चुअल एक्टिविटी इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। डिपार्टमेंट ए की बेस थी मशीन आवर्स, तो डिपार्टमेंट ए के एक्चुअल मशीन आवर्स इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। डिपार्टमेंट बी की बेस थी लेबर आवर्स, तो डिपार्टमेंट बी के एक्चुअल लेबर आवर्स इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। डिपार्टमेंट सी की बेस थी प्राइम कॉस्ट, सो एक्चुअल प्राइम कॉस्ट इनटू रेट 5%। ये हमारे पास ये ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड आ गए हैं।
तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इधर इट इज अंडर एब्जॉर्ब्ड बाय 0.9 या 1.1, सॉरी 1.1, ओवर अंडर एब्जॉर्ब्ड बाय 1.10, इधर इट इज ओवर एब्जॉर्ब्ड 0.64, यहाँ पे इट इज अंडर एब्जॉर्ब्ड 0.01। अब ये ओवर अंडर एब्जॉर्ब ब्रैकेट किसके गिर्द लगानी है, ये डिस्क्रिशनरी है, जैसे मर्जी प्रेजेंट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमने डिफरेंशिएट करना है कि भाई जो ब्रैकेट में है वो अंडर है, जो ब्रैकेट के बगैर है वो ओवर एब्जॉर्ब है। ये एग्जामिनर को पता लगना चाहिए। आप ब्रैकेट बेशक इधर लगा दो, ओवर एब्जॉर्ब पे ब्रैकेट लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ओवर अप्लाइड, अंडर अप्लाइड ओवरहेड या ओवर एब्जॉर्ब, अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड इज वन एंड द सेम थिंग। एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ under absorbed and over absorbed factory overheads. Give 3 reasons for under absorbed oblique over absorbed factory overheads. Over absorbed under absorbed की ट्रीटमेंट क्या होती है और रीजंस पॉसिबल क्या हो सकती हैं। ट्रीटमेंट कल हमने सीखी, आज क्लास के शुरू में रिवाइज की, लेकिन इस सवाल के जवाब में हम कैसे लिखेंगे। पहली बात, एक असूल याद रखिएगा, थ्योरेटिकल पार्ट्स क्वेश्चन को आंसर करना ये एक थोड़ा सा इन जनरल आर्ट होता है जिस पे कम बच्चों की ग्रिप होती है, और अक्सर बच्चे उस लैक ऑफ ग्रिप की वजह से परफॉर्म नहीं कर पाते थ्योरेटिकल पार्ट्स में या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में। जैसे थ्योरेटिकल पार्ट हम जो भी क्वेश्चन देखते हैं उसमें उसमें समझने की 2 चीज़ें होती हैं। एक, किस चीज़ के बारे में सवाल किया गया। जैसे मैं पार्ट ए की बात करें तो पहले हिस्से की बात करें, उसको 2 हिस्से हैं ना, पहले हिस्से की बात करें तो उसने हमसे कहा गया है ट्रीटमेंट ऑफ ओवर अंडर एब्जॉर्ब। दिस इज फर्स्ट एस्पेक्ट। किसके बारे में पूछा? ट्रीटमेंट ऑफ ओवर अंडर एब्जॉर्ब के बारे में। क्या पूछा? ये पॉइंट जो है ये अक्सर बच्चे इग्नोर कर जाते हैं। उसने हमसे कहा है एक्सप्लेन, इसको हम कहते हैं एक्शन वर्ब। ये एक्सप्लेन भी हो सकता है। अक्सर क्वेश्चन में डिफाइन आता है, किसी क्वेश्चन में लिखा होता है आइडेंटिफाई, किसी क्वेश्चन में लिखा होता है डिस्कस। एवरी एक्शन वर्ब डिमांड्स डिफरेंट टाइप ऑफ आंसर। बेशक आगे किसके बारे में आइडेंटिफिकेशन है वो सेम है, आइडेंटिफाई एक्स, डिफाइन एक्स, एक्सप्लेन एक्स, डिस्कस एक्स। पूछे एक्स के बारे में ही जा रहा है, लेकिन कभी डिफाइन करने को कहा जा रहा है, कभी आइडेंटिफाई करने को जा रहा है, कभी एक्सप्लेन करने को कहा जा रहा है, कभी डिस्कस करने को कहा जा रहा है। कितने बच्चे हैं जो इन वर्ड्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं एग्जाम में और उस डिफरेंशिएशन के मुताबिक जवाब लिखने के आदी हैं? रेज योर हैंड। थ्योरेटिकल पेपर बड़े देते आए हो ना, BM BS दिया, लॉ दिया, कुछ बच्चे शायद ऑर्डर में भी बैठ चुके होंगे। इन वर्ड्स को कितने बच्चे हैं जो कैप्चर करने के आदी हैं? सवाल में मांगा क्या है, किसके बारे में है तो सबको पता लग जाता है क्या मांगा है। कितने बच्चे हैं इसके आदी? 1 2। एंड देन यू से कि जी पेपर पास नहीं होता। पेपर कैसे पास हो इफ यू डोंट राइट द राइट आंसर? तो जो जरा सुनिए, आपके थ्योरेटिकल पेपर में इट विल ऐड ग्रेट वैल्यू। एक्सप्लेन, वैसे तो आप कहीं पे भी गूगल करो, किसी भी गूगल करो जी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्लेन इन एनी एग्जाम क्वेश्चन, पता लग जाएगा डिस्कस का क्या मतलब है। एवैल्यूएट इज अनदर टर्म, एनालाइज इज अनदर टर्म। आप लोग जनरली क्या करते हो, आप पढ़ते हो किसके बारे में पूछा है और उसके बारे में जो कुछ पता छाप के आ जाते हो, एंड देन यू क्लेम। एक फिर रोना भी होता है कि पेपर बड़ा लेंथी था, और भाई उसने जो कहा है वो लिख। अगर उसने कहा आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई का मतलब 4 नंबर हैं, तो 4 नंबर के लिए यूजुअली आइडेंटिफाई करना किसी फैक्टर को, कि जी आइडेंटिफाई फैक्टर्स। मैं चलें इसके हिसाब से हटके अगर चलूँ कि जी आइडेंटिफाई फैक्टर्स जिनकी वजह से हम कहते हैं जो ओवर या अंडर एब्जॉर्ब होते हैं। आइडेंटिफाई का मतलब जस्ट बुलेट्स, और एक बुलेट का आधा नंबर होता है आइडेंटिफाई करने का। फिर आता है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का मतलब सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करना, आइडेंटिफाई करके उसको एलैबोरेट भी करो
कि भाई जैसे मैं इसको दूसरे पॉइंट के रेफरेंस से बात करूं, उसने कहा जी एक्सप्लेन गिव 3 रीजन। गिव 3 रीजन का मतलब, गिव का मतलब आइडेंटिफाई होता है, गिव का मतलब आइडेंटिफाई है, लेकिन वो अगर कहता है एक्सप्लेन 3 रीजंस तो फर्क है, एक है गिव 3 रीजन, एक है एक्सप्लेन 3 रीजन। अब रीजन फॉर एग्जांपल क्या हो सकती है कि ओवर अंडर एब्जॉर्ब्ड क्यों फर्क आता है। एक रीजन हो सकती है कि हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में फर्क होता है। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हमने एस्टिमेटेड कॉस्ट पे निकाला होता है, ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड एस्टिमेटेड कॉस्ट के रेट से निकल रहे होते हैं। हमने जब एस्टिमेट किया था, अब अगर मैं कहूँ ना आइडेंटिफाई करना है तो आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे काफ़ी है कि एक्चुअल ओवरहेड्स में डिफर फ्रॉम बजटेड ओवरहेड, दिस इज आइडेंटिफिकेशन। लेकिन अगर लिखा होता एक्सप्लेन तो फिर हमें सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करना था, इसके आगे 1-1.5 जुमला और ऐड करना था, और हमने बताना था कि जब हम एस्टिमेट कर रहे होते हैं और तो हमारे पास एस्टिमेशन के बाद लेटर ऑन ड्यू टू मार्केट चेंजेस एक्चुअल कॉस्ट बदल जाती हैं। फॉर एग्जांपल हम जब एस्टिमेट कर रहे थे हमने कहा था हम लेबर को 10,000 तनख्वाह देंगे, लेकिन गवर्नमेंट का बजट आया, उन्होंने कहा नहीं लेबर की कम से कम तनख्वाह 12,000 है, तो हमारी एक्चुअल कॉस्ट बजटेड कॉस्ट से बदल गई। तो नेचुरली बजटेड कॉस्ट के ऊपर हमने एब्जॉर्प्शन रेट निकाला था। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट से ताल्लुक होता है। एक्चुअल ओवरहेड 12,000 आगे तनख्वाह वर्कर की, हमने एब्जॉर्प्शन की हुई है 10,000 के हिसाब से। एक्सप्लेन का मतलब फिर कोई एक उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन दो कि कैसे। सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन। होता क्या है कि अगर उसने आपको एक्सप्लेन मांगा है ना, एक्सप्लेन कहा है, तो एक्सप्लेन के पीछे एक पॉइंट का 1 नंबर होता है, जिसमें से आधा नंबर आइडेंटिफिकेशन का होता है, आधा नंबर उसकी एक्सप्लेनेशन का होता है। अब उसने आपसे कहा एक्सप्लेन, आप एग्जाम में करके आ जाते हो आइडेंटिफाई। उसने कहा एक्सप्लेन, आप आइडेंटिफाई करके आ गए जी। उसने तो 4 पॉइंट कहा था, मैं तो 6 लिख के आया हूं। तो भाई बेशक 6 लिख के आए हो, उसको 4 चाहिए और 4 विद एक्सप्लेनेशन चाहिए। आपने आइडेंटिफाई किए हैं 4, 2 एक्स्ट्रा हैं वो तो रेलेवेंट है, आपने 4 आइडेंटिफाई किए हैं। तो आइडेंटिफाई करने के तो आधे नंबर होते हैं, तो आपको शायद अगर चारों पॉइंट वैलिड हैं तो मैक्सिमम आपको 4 में से 2 नंबर मिल सकते हैं। लेकिन आपने उन्हीं चारों पॉइंट्स के आगे एक लाइन लिख दी होती एक्सप्लेनेशन की, तो आपको शायद 4 में से 3, 3.5 हो सकता है 4 पूरे ही मिल जाते हैं आपको। सो दिस इज अ वेरी बिग रीजन जो आप लोग थ्योरेटिकल एरिया में सब्जेक्ट में परफॉर्म नहीं कर पाते। फिर एक एक्सप्लेन के साथ एक वर्ड आता है डिस्कस। डिस्कस एक्सप्लेनेशन से भी अगला लेवल है, एक्सप्लेनेशन से भी अगला लेवल है। एक्सप्लेन का मतलब होता है एलैबोरेट, डिस्कस का मतलब होता है प्लस माइनस, दोनों एंगल दिखाओ, अच्छाइयां और बुराइयां भी बताओ इसकी। डिस्कस एक और आगे का लेवल है। नॉर्मली एक पॉइंट को डिस्कस करने के 1.5 से 2 नंबर होते हैं। अगर आप डिस्कशन के नीचे भी आइडेंटिफाई करके आ गए तो मतलब आपको 2 में से आधा नंबर मिलना है। तो ये जो मल्टीपल रीजन जो आते हैं जी, हम तो सारा पेपर करके आए थे, सारे पॉइंट आइडेंटिफाई करके आए थे, 4 की जगह 6 लिख के आए थे, पता नहीं नंबर 28 क्यों आ गए। ये रीजन होती है। उसने आपसे कहा था डिस्कस करो, आप आइडेंटिफाई करके आ गए। उसने कहा था एक्सप्लेन करो, आप आइडेंटिफाई करके आ गए हो। वो कह रहा है सिर्फ आइडेंटिफाई करो, आप एक्सप्लेन करके आ गए, और फिर कहते हो पेपर बड़ा लेंथी था। तो उसने जब आइडेंटिफाई करने को कहा तो आइडेंटिफाई करो एंड मूव फॉरवर्ड, क्योंकि नंबर आपको आइडेंटिफिकेशन के आधा नंबर पर पॉइंट मिलने हैं। बेशक आप 4-4 लाइनें लिख दो, नंबर डिवाइडेड है, आधा नंबर से ज्यादा मिलना ही नहीं है पर पॉइंट। आप बेशक 6 लाइनें एक सफा लिख दो, उसके ऊपर आधा नंबर पर पॉइंट आइडेंटिफाई, इससे ज्यादा नंबर नहीं होता। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक्शन वर्ब को पिक करो। क्या मांगा है, किसके बारे में मांगा है, दोनों पता होने चाहिए। आप सिर्फ किसके बारे में मांगा है चलते हो। और थ्योरेटिकल एरियाज में एक बहुत अहम चीज, यू हैव टू राइट इन अकॉर्डेंस विद द मार्क्स। जितने नंबर हैं क्वेश्चन के उस हिसाब से लिखिए। 10 नंबर का सवाल है थ्योरेटिकल पोर्शन में, ऑडिट दे रहे हो, बीएस दे रहे हो, 10 नंबर, 10 × 1.8, 18 मिनट। 18 मिनट से ना एक मिनट ज़्यादा चलो लगा लो, 1 मिनट कम लगा लो, ना कम लगा के खुश होने हैं कि जी मैंने तो 10 मिनट बचा लिए। वो आपने बचाए नहीं है, आपने को बोंगी मारी है। शायद उसने एक्सप्लेन करने को कहा था, आइडेंटिफाई करके भाग गए आगे और खुश हो रहे हो मैंने टाइम बचा लिया। ठीक है, टाइम बचता भी नहीं है और टाइम एक्स्ट्रा भी नहीं लगाना,
कि उसने आइडेंटिफाई करने के हिसाब से 4 नंबर दिए हुए हैं, आप डिस्कशन में लग गए हो, आप एक्सप्लेनेशन में चले गए, 15 मिनट लगा दिए आपने उसमें। दोनों गलतियां नहीं करनी। ये 2 गलतियां नॉर्मली आप लोग करते हो थ्योरेटिकल पेपर में, थ्योरेटिकल पार्ट्स में, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस वहां पे पुअर होती है। एक्शन वर्ब पिक करो और जितने मार्क्स हैं उसके मुताबिक कंटेंट लिखो, ना कम ना ज्यादा। ज्यादा लिखने का कोई फायदा नहीं है, दैट विल नॉट अर्न यू एक्स्ट्रा मार्क। 10 नंबर है, 18 मिनट से 1 मिनट, 1 नंबर 1 मिनट ज्यादा 1 मिनट कम, इतनी वेरिएशन हो सकती है, लेकिन कम ना ज्यादा कम लिखना है ना ज्यादा लिखना है। एक और चीज जो बड़ी अहम होती है, यहाँ पे थ्योरेटिकल थोड़ी डिस्कशन हो रही है, अक्सर बच्चों को, जैसे मुझे आइडिया होगा कि आपको इस पर गाइडलाइन अवेलेबल नहीं है, तो आई थिंक आई शुड ऐड वैल्यू। बाज़ का एग्जामिनेशन में सवाल आता है, पास पेपर कभी देखो, मुझे नहीं पता आपकी नज़र से ऐसे सवाल गुजरे कि नहीं गुजरे। 2000 में भी 15 में एक सवाल आया, सेम रिक्वायरमेंट 3 नंबर। वही सवाल 2018 में आया, सेम रिक्वायरमेंट 8 नंबर। कभी ऐसे देखे हैं पास पेपर में क्वेश्चन कि सेम रिक्वायरमेंट होती है 3 नंबर की, सेम रिक्वायरमेंट होती है 8 नंबर की, होता है ना ऐसा? अब आपका क्या ख्याल है, 3 नंबर के पीछे भी वही लिखना है जो 8 नंबर के पीछे लिखना है? अगर वही लिखोगे जो 3 नंबर के पीछे लिखा, तो 3 में से तो आगे 2 नंबर, लेकिन 8 नंबर के पीछे भी वही लिख के आओगे तो 8 में से भी 2 ही आएंगे, क्योंकि जो क्वांटिटी है मार्क्स से मैच होती है। कितना मैटर लिखना है, मार्क्स विल टेल यू। अब 3 नंबर का सवाल है, कोई एक टॉपिक हम देखते हैं, अगर कुछ ज़हन में लाएं। फॉर एग्जाम्पल, चलिए इसी सवाल को पकड़ते हैं। उसने कहा एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड, 2 नंबर। इसी सवाल को पकड़ा, एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ ओवर अंडर एब्जॉर्ब, 2 नंबर। 2 नंबर का मतलब हमारे पास 3-4 मिनट है लिखने के लिए, तो शायद इसमें हम सिर्फ यही लिख पाएंगे कि भाई ओवर अंडर एब्जॉर्ब्ड तब अराइज होते हैं, या कि जब आपके एक्चुअल ओवरहेड और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड में फ़र्क हो। इसकी 2 ट्रीटमेंट के तरीके हैं। अगर यूनिट सारे बिक चुके हों तो आप कॉस्ट ऑफ सेल में क्लोज करते हैं, पार्टली बिके हैं और पार्टली इन्वेंट्री में है तो आप ओवर अंडर एब्जॉर्ब को स्प्लिट कर देते हो, एडजस्टमेंट को कॉस्ट ऑफ सेल्स और फिनिश गुड्स में। 2 नंबर का जवाब हो गया। अब लेकिन अगर यही सवाल 5 नंबर का हो, अब यही जवाब लिख के आओगे तो नंबर मिलेंगे 2-5 में से आपको, या 1.5। अब सवाल 5 नंबर का हो गया तो आपको सोचना है कि यार इसका अगर मैं सिर्फ ट्रीटमेंट लिख दूंगा ना, तो ट्रीटमेंट तो 2 नंबर की है, ट्रीटमेंट तो 4 लाइनों में ख़त्म हो जानी है, 4 लाइनों से तो 2 नंबर कमाए जाते हैं। मुझे तो 5 नंबर का जवाब देखना है। ये तमाम सब्जेक्ट्स में, मैं फिर बोल रहा हूँ, ऑडिट में, BM BS में, वहाँ पे ज़्यादा क्रिटिकल है। हमारा तो यहाँ पे 5 पूरे 100 में से 5 नंबर की थ्योरी आनी है। मैं इतना टाइम लगा रहा हूँ इस पेपर के लिए नहीं लगा रहा, आपकी जनरल गाइडेंस के लिए लगा रहा हूँ। अब आपने कहा जी मैंने जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट तो 2 नंबर की है, ये सवाल 5 नंबर का है। अब क्या करें? अब ये आपने वो बचपन का तजर्बा नहीं डालना कि फुटबॉल का मैच डाल देंगे यहाँ पे हम, तो वो वाला काम नहीं करना जो FSC में मजमूनों में करते थे हम। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्चुअली इसको एक्सपेंड करना है, और एक्सपेंड करने का तरीका बड़ा बेसिक सा असूल है। जिस टॉपिक का सवाल है उस टॉपिक का बैकग्राउंड नॉलेज डाल दो साथ। उसने मांगा है आपसे ट्रीटमेंट ऑफ ओवर अंडर एब्जॉर्ब, लेकिन नंबर 5 है, तो शायद आपको ओवर एब्जॉर्ब की डेफिनेशन भी देनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि ट्रीटमेंट लिखते हो तो 2 नंबर हैं, तो बाकी 3 नंबर कहाँ से कमाएं? फिर आपको पहले ओवर एब्जॉर्ब की डेफिनेशन देनी है, अंडर एब्जॉर्ब की डेफिनेशन देनी है, फिर बताना है ट्रीटमेंट के ओवर एब्जॉर्ब की, फिर बताना है ट्रीटमेंट के अंडर एब्जॉर्ब की। अब देखो उसने मांगी नहीं है डेफिनेशन आपसे, बट 5 नंबर जब साथ लगा दिए ना, इसका मतलब सिर्फ ट्रीटमेंट इज नॉट सफिशिएंट। इसको हम कहते हैं सवाल में छुपी हुई रिक्वायरमेंट, इम्प्लिसिट रिक्वायरमेंट। इम्प्लिसिट का मतलब होता है छुपी हुई, लिखा नहीं है उसने, लिखा उसने कहा ट्रीटमेंट बताओ, ट्रीटमेंट बताओ 2 नंबर, तो सिर्फ ट्रीटमेंट बतानी है जी, कुछ नहीं करना। और ट्रीटमेंट बताओ 5 नंबर, नहीं भाई सिर्फ ट्रीटमेंट काफ़ी नहीं है, ट्रीटमेंट काफ़ी नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि ट्रीटमेंट से तो हम 4 लाइनों में ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगी, 2 नंबर से ज़्यादा नहीं मिल सकते। हमने तो 5 नंबर कमाने हैं, 5 नंबर जस्टिफाई करने हैं। तो ये जो प्रॉब्लम होती है, अक्सर बच्चे कहते हैं मैंने तो आधा घंटा पहले पेपर ख़त्म कर लिया था, दैट इज़ डेंजरस थे। आधा घंटे पहले पेपर अगर ख़त्म कर रहे हो उसका मतलब यू आर नॉट एड्रेसिंग द फुल रिक्वायरमेंट। आप बीच में इम्प्लिसिट रिक्वायरमेंट को भूल रहे हो, आप आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन, डिस्कस के वर्ड पिक नहीं कर रहे। आप अगर वो पिक कर रहे हो तो आप वक्त के मुताबिक लिखते हो।
कभी 10 नंबर का सवाल 18 मिनट, ना टाइम कम होना चाहिए, ना कम टाइम लगा के खुश हो, ना ज़्यादा टाइम लगा के खुश हो जी मैंने बड़ा अच्छा जवाब लिख दिया, क्योंकि बड़ा अच्छा जवाब 10 सवाल पे या 10 नंबर के सवाल पे 25 मिनट लगाओगे, 10 नंबर के सवाल पे 18 मिनट लगाओ, थ्योरी के पार्ट में भी 6 नंबर आएंगे, 6.5 आएंगे, आधा घंटा लगा दोगे आधा नंबर और ऐड हो जाएगा, मतलब 12 मिनट एक्स्ट्रा लगा के आधा नंबर कमाना नॉट जस्टिफाइड। वो 12 नंबर में आप कहीं और 10 नंबर का पूरा सवाल कर जाओगे। सो किसी सवाल पे कि इसलिए मेरे दिमाग में एक्स्ट्रा है मैं लिख दूं एक्स्ट्रा, दैट वोंट हेल्प यू। पूरा एलोकेटेड टाइम उसके मुताबिक 1 आध मिनट प्लस माइनस कर सकते हो। जाहिर बात है वाइंड अप करने में इतने एक्यूरेट अब नहीं होते, क्वेश्चन को वाइंड अप करने में बाज़ का 1 आध मिनट ऊपर नीचे हो जाता है, बट अनलिमिटेड ना लिखोगे, जो कुछ आता है सारा छापना है। हमेशा गो बाय द मार्क्स, कितने नंबर हैं, नंबर के हिसाब से चलना सीखो। जी जनाब, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन जिसका हमने बात की थी, तो एक्सप्लेन ट्रीटमेंट ऑफ ओवर अंडर एब्जॉर्ब, वो हमने बात कर ली। ग्रिफ 3 रीजंस पे हम आए थे, तो रीजंस में एक मैंने कही थी हमने एक्चुअल ओवरहेड्स और बजटेड ओवरहेड्स और एक्चुअल ओवरहेड फ़र्क होते हैं, एक ये रीज़न हो सकती है। दूसरा हो सकता है कि बजटेड एक्टिविटी और एक्चुअल एक्टिविटी फ़र्क होती है। हमने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट में अज्यूम किया था कि हम 10,000 घंटे काम करेंगे, तो हमने टोटल कॉस्ट को 10,000 घंटों में तकसीम कर दिया। एक्चुअल हो सकता है हम 12,000 कर लें काम, हो सकता है हम 8,000 कर लें, तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड तो एक्चुअल इंटू रेट से निकल जाना। बजटेड हमने कहा था 10,000 घंटे काम करने, एक्चुअल हम ज़्यादा भी कर सकते हैं कम भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली हमारे ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब भी आ सकते हैं, अंडर एब्जॉर्ब भी आ सकते हैं। सो हमारी कॉस्ट बदल जाती है, हमारी एक्टिविटी बदल जाती है, हमारी कुछ कॉस्ट की आइटम्स ऐसी आ जाती हैं जो पहले हमने एंटीसिपेट नहीं की हुई थी। जैसे हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कुछ नए टैक्सेस आ जाएंगे, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारी मिनिमम वेज बढ़ जाएगी इतनी ज़्यादा। एक तो है ना कि हमने कहा था जी बिजली बढ़ेगी 10% बढ़ेगी, बिजली 20% बढ़ेगी, और एक थी कुछ चीज़ हमने फोरकास्ट नहीं की थी, वो भी हमारी कॉस्ट में ऐड होगी। सो ये भी इशू होता है। तो ट्रीटमेंट पे भी हमने बात कर ली। अबनॉर्मल चेंजेस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दिस मोर और लेस यही चीज़ें हैं, कुछ और पॉइंट्स भी होंगे उनको देख लीजिएगा। पार्ट बी, कंप्यूट द रिवाइज्ड मशीन आवर रेट which the cutting department should use during the year 20x4, revised machine hour rate। पढ़िए जी डाटा। अच्छा जी, हम ऑलरेडी एक डिपार्टमेंट चला रहे हैं जिसमें एक मशीन हमने ऐड की है, उस मशीन की डिटेल हमें बताई गई है। हमें उस डिपार्टमेंट का करंट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बताया गया है और कहा गया है मशीन का रिवाइज्ड डिपार्टमेंट का रिवाइज्ड रेट निकालिए। तो रिवाइज्ड रेट निकालने का लिए हम जो रिवाइज्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट लेंगे उसका फार्मूला जो बनेगा रिवाइज्ड बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड विद रिवाइज्ड मशीन आवर्स। हम करते क्या हैं कि हम एक वर्किंग बना लेते हैं, वर्किंग 1 हम बना लेते हैं रिवाइज्ड बजटेड ओवरहेड्स के लिए, और रिवाइज मशीन आवर्स यहीं पे कैलकुलेट कर लेंगे, नया रेट आ जाएगा। रिवाइज बजटेड आवर्स का स्टार्टिंग पॉइंट हमारा होगा हमारे एग्जिस्टिंग बजटेड ओवरहेड्स क्या है, और फिर इसमें हम ऐड कर देंगे ओवरहेड रिलेटेड टू न्यू मशीन। ये जब हम ऐड कर देंगे तो बॉटम पे शायद यहाँ पे जाके हमें रिवाइज्ड ओवरहेड मिल जाएंगे। रिवाइज्ड ओवरहेड्स हमारे एग्जिस्टिंग ओवरहेड्स क्या हैं, उसमें ऐड कर देंगे ओवरहेड रिलेटेड टू न्यू मशीन। डिफरेंट आइटम्स उसने हमें बताई हुई हैं, डिफरेंट आइटम्स हैं, उन आइटम्स के ओवरहेड्स हम यहाँ ऐड करेंगे, हमें रिवाइज्ड ओवरहेड आ जाएंगे। रिवाइज्ड ओवरहेड डिवाइड विद रिवाइज्ड आवर्स, रिवाइज्ड रेट आ जाएगा, क्योंकि ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का फार्मूला क्या है, बजटेड ओवरहेड्स डिवाइड विद बजटेड मशीन आवर्स, रिवाइज्ड बजटेड मशीन आवर्स। एग्जिस्टिंग ओवरहेड्स हमारे कितने हैं? एग्जिस्टिंग ओवरहेड्स के लिए उसने जो लास्ट पैराग्राफ लिखा ना, अगर उसको पढ़ें, उसने कहा जी कंपनी सिंगल रेट यूज़ करती है
और उसने बजट किया हुआ है कि 500 मशीनें मिलके 12,500 घंटे काम करेंगी, जिसमें से 900 घंटे मेंटेनेंस के होंगे। 12,500 में से 900 मेंटेनेंस के निकलेंगे। और करंटली कंपनी का जो कटिंग डिपार्टमेंट है उसका रेट 390 है। अगर मैं यहाँ पे वर्किंग 1.1 ऑलवेज रेफर योर वर्किंग 1.1 पे आऊँ तो हम फार्मूला लिख सकते हैं, करंट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज करंट, या इसको करंट की जगह एग्जिस्टिंग का वर्ड मैंने यूज़ किया है, तो लेट एग्जिस्टिंग ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज एग्जिस्टिंग बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड विद एग्जिस्टिंग बजटेड मशीन आवर्स। एग्जिस्टिंग रेट हमें पता है 390 है। एग्जिस्टिंग आवर्स कितने हैं, अभी कितने घंटे मशीन ने काम करना है। 12,500 चलना है लेकिन काम 900 माइनस 900 तो मेंटेनेंस पे गुजर जाने हैं। सो जो टोटल खर्चा है उसने इन आवर्स से डिवाइड होने हैं। हमें एग्जिस्टिंग बजटेड ओवरहेड्स यहाँ से मिल जाएंगे। सॉल्व कीजिए इस इक्वेशन को, आपके एग्जिस्टिंग बजटेड ओवरहेड्स आ जाएंगे। कितने आते हैं जी? 452,400। ये आछिए आपके आगे एग्जिस्टिंग बजटेड ओवरहेड रुपीज़ में 452,400। ये आपके एग्जिस्टिंग बजटेड ओवरहेड्स आ गए। रिवाइज डिपार्टमेंटल रेट निकालना है। डिपार्टमेंट में एक नई मशीन ऐड हुई हुई है, तो हमने कहा जी जो पुरानी मशीन के खर्चे हैं उसमें नई मशीन के खर्चे ऐड कर देंगे, डिपार्टमेंट के नए खर्चे आ जाएंगे। और इसी तरह जो पुरानी मशीन के आवर हैं उसमें नई मशीन के आवर ऐड कर देंगे तो नए आवर्स आ जाएंगे। सो रिवाइज ओवरहेड डिवाइड विद रिवाइज मशीन आवर्स, हमारा रिवाइज रेट आता है। नई मशीन से रिलेटेड जो खर्चे में बताए गए हैं, एक डेप्रीसिएशन है, एक इलेक्ट्रिसिटी है, देन मेंटेनेंस है, देन पार्ट्स है, सॉरी फिर सैलरी है, नहीं मेंटेनेंस के बाद पार्ट्स है, इसके बाद ऑपरेटर की सैलरी है, और लास्ट इज इंस्टॉलेशन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीन ओवरहेड्स, एडिशनल ओवरहेड्स, एडिशनल ओवरहेड्स। ये जी उसने हमें ख़र्चों की जो डिटेल बताई हुई है कि आप जब नई मशीन लगाएंगे तो नई मशीन से रिलेटेड ख़र्चे क्या क्या आने वाले हैं। तो अब हम नई मशीन से रिलेटेड सारे ख़र्चे जो अगले साल आने हैं, ये अगले साल के बजट ओवरहेड्स है ना, तो नई मशीन के खर्चे जो अगले साल आने हैं वो कैलकुलेट कर लेते हैं। अगले साल नई मशीन की डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज होगी स्ट्रेट लाइन पे? 13 लाख माइनस 1 लाख, ये तरीका होता है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड विद 10। लेकिन ये तो साल की डेप्रिसिएशन है, हमने साल पूरा इस्तेमाल करनी है मशीन, हमने तो 11 महीने इस्तेमाल करनी है। तो बोलिए डेप्रिसिएशन कितनी अगले साल चार्ज होनी है? 1,10,000। साल की डेप्रिसिएशन क्या है, लेकिन हमने तो सिर्फ 11 महीने मशीन इस्तेमाल करनी है। तो हमने डेप्रिसिएशन को 10 साल की डेप्रिसिएशन, सालाना डेप्रिसिएशन आई थी 11/12 कर दी, 11 महीने की आ गई। इलेक्ट्रिसिटी कहता है जी बिजली जो इस्तेमाल होती है, बिजली के 10 यूनिट 1 घंटे में इस्तेमाल होते हैं और 1 यूनिट 8.5 का आता है। इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय द मशीन ड्यूरिंग प्रोडक्शन, कितने घंटे प्रोडक्शन करने हैं मशीन ने? क्या 2600 घंटे प्रोडक्शन करनी है? -80 - 120, ये प्रोडक्शन टाइम है हमारा। जितने घंटे प्रोडक्शन करनी है, 10 यूनिट्स पर घंटे इस्तेमाल होते हैं और 8.5 रुपये पर यूनिट कॉस्ट है। 204,000। इसमें आपके आंसर में एक गलती है, उसने ये आवर यहाँ पे लेस नहीं किए हुए, विच इज़ एपरेंट मिस्टेक। आप भी इसको नोट कर सकते हो
कि प्रोडक्शन टाइम उसने कहा है बिजली प्रोडक्शन में इस्तेमाल होनी है 10 यूनिट, ये प्रोडक्शन का टाइम नहीं है, इसमें 10 यूनिट इस्तेमाल नहीं होनी। आपका आंसर 2600 पे कैलकुलेट हुआ है बुक में, उसको इग्नोर कीजिएगा, ये छोटी सी गलती आई कैप ने। कोई कैलकुलेशन समझ ना आए पूछिएगा। हमें इलेक्ट्रिसिटी नोट नंबर 1 में बताया गया है प्रोडक्शन में 10 यूनिट्स बिजली के इस्तेमाल होते हैं 1 घंटे के दौरान 8.5 के हिसाब से। तो प्रोडक्शन टाइम हमारा 2600 माइनस 80 माइनस 120 है। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस विल बी 25,000 पर मंथ। तो हमने तो 11 महीने काम चलाना है, 25,000 इंटू 11 कितनी आई जी? 275,000। पार्ट्स की रिप्लेसमेंट 10,000 ऑन ईच रिप्लेसमेंट। हर महीने के एंड पे पार्ट रिप्लेस होने हैं और 10,000 पर मंथ आपको कॉस्ट आनी है। 10,000 ज़रब 11 अगेन 110,000, ये पार्ट्स की रिप्लेसमेंट आ गई। ऑपरेटर की सैलरी कितनी है जी? 9,000 पर मंथ, ये भी 11 महीने मशीन चलनी है। 9,000 इंटू 11 99,000 आ गया। ओवरहेड उसने कहा जी इस मशीन की वजह से जो ख़र्चा बढ़ जाएगा बाकी डिपार्टमेंट का, वो उसने कहा जी 5,000 पर मंथ है, तो 5,000 इंटू 11 कर लें, इट इज़ 55,000। लीजिए जहाँ से आप ले सकते हैं। टोटल आपके ओवरहेड्स अब कितने आ गए? 5377,000। ये आपके टोटल रिवाइज्ड ओवरहेड्स आ गए कि अब डिपार्टमेंट में पहले जो मशीनें चल रही थी उनका ख़र्चा ये था, नई मशीन ऐड की उससे अगले साल में ये ख़र्चा ऐड होने वाला है। 11 महीने मशीन चलनी है तो अगले साल ये ख़र्चा ऐड हो जाएगा। ये पुरानी मशीनों का ख़र्चा था, नई मशीन का ख़र्चा, टोटल ख़र्चा आ गया जी 5377,000। और टोटल आवर्स, पुरानी मशीन के आवर्स थे कितने थे जी? 12,000, ये आ रहे हैं 12,500 माइनस 900, और नई मशीन के आवर है 2600 माइनस 80 माइनस 120। ठीक है जी, यही है ना आवर्स। टोटल कॉस्ट, टोटल आवर्स, पुरानी मशीन के प्रोडक्शन आवर्स, क्योंकि खर्चे को आपने प्रोडक्शन आवर पे डिवाइड करना है ना, आपने ओवरहेड को एब्जॉर्ब करना है। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बना रहे हैं, मतलब ओवरहेड कॉस्ट को प्रोडक्शन पे चार्ज करना है, तो प्रोडक्शन टाइम इज यूज्ड। तो जनाब यहां से बता दीजिए क्या आती है कॉस्ट, यहां से ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या आता है यहां से? 384.04 पर मशीन आवर। ये हमारा रिवाइज्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। सवाल को बाज़ का, जैसे मैंने पहले आपको कहा, एक दफ़ा पढ़ने में आपको चीज़ें समझ नहीं आती, आपने कैसे इसको लेके चलना है। सवाल को एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा पढ़ना तो आपको एग्ज़ाम में पहुँचे टारगेट है।